गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो पेपर कोड 451 के अंदर जो प्रीवियसली तीन जो लेसन है चैप्टर है डिस्कस करके आ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो 4 नंबर का चैप्टर है, 4th नंबर का चैप्टर, जिसमें क्या देखेंगे मेनली अपन जो चैप्टर है वो है आपके फर्स्ट एड के बारे में कि कैसे इमरजेंसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट एड दे करके कैसे लाइफ को वॉशनिंग होने से बचा सकते हैं या फिर डेथ होने से पर्सन को कैसे सपोर्ट लाइफ सेविंग सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में सारा चैप्टर है जो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपके फर्स्ट एड। सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, या क्वेश्चन आ जाएगी फर्स्ट एड की डेफिनेशन के बारे में बताओ या फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में समझाओ। फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो फर्स्ट एड देते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती है उनका नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, कॉमन चीजों का, तो वो आपके आएगा वाइटल साइन के अंदर। तो वाइटल साइन में अपन देखेंगे टीपीआर बीपी, ठीक है, जो नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं वो। फिर देखेंगे इमरजेंसी कंडीशंस, मतलब इमरजेंसी कंडीशंस में कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे इमरजेंसी कंडीशन हो गई आपके शॉक की, ठीक है, कैसे भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ठीक है, कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से शॉक हो गया, वो देखेंगे। हाइपोथर्मिया क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चिल ब्लेंस जो फ्रॉस्टबाइट होती है उसके बारे में, और एनाफाइलेक्सिस जो रिएक्शन होता है। मेनली इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ही अपने को सारा नहीं देखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है बस वो ही ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो ही डिस्कस करेंगे शॉर्ट में अपन। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एड कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं। फर्स्ट एड की सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन है या परिभाषा है कि अगर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपके पास जितने भी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट या फिर ऑप्टिमम जितने भी एड्स है उनको या फिर अपनी स्किल को काम में लेकर के आप किसी पर्सन की लाइफ को बचाते हो, मतलब ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन या इमरजेंसी कंडीशन जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज को यूज करके और जितने भी मिनिमम एड्स है आपके पास में उसको यूज करके पर्सन की लाइफ को बचाते हो, लाइफ सेविंग सपोर्ट दिखाते हो, वो होता है आपके फर्स्ट एड। मतलब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन थी, आपके पास स्किल थी, नॉलेज था, मिनिमम इक्विपमेंट आपके पास थे या नहीं थे, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज का, अपनी स्किल्स का यूज करके उस पर्सन की लाइफ को बचाते हो, लाइफ सेविंग सपोर्ट देते हो उसको। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है आपकी या डेफिनेशन होती है आपके फर्स्ट एड की। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये फर्स्ट एड के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर इसके बाद में कि अगर आप किसी पर्सन को फर्स्ट एड देते हो तो कुछ चीजें होती है या जिनका नॉलेज में होना जरूरी होता है, या फिर दूसरी चीज की फर्स्ट एड जो होता है वो किन किन कंडीशंस में दे सकते हैं, या फिर फर्स्ट एड देने से क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एड आपने इमरजेंसी कंडीशन में दिया, लाइफ सेविंग सपोर्ट दिया, पेशेंट की लाइफ को सेव किया, बचाया, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है जब फर्स्ट एड देते हो। एक तो आप पर्सन की लाइफ को बचाते हो, दूसरी चीज आप उसकी कंडीशन खराब होने से बचाते हो, तीसरी चीज आप उसके अदर ऑर्गन्स फेलियर या अदर ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाते हो, साथ साथ में उसको कोई भी फर्दर इंजरी ना हो वो भी आप फर्स्ट एड दे करके उसको बचाते हो। ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करते हो, लाइफ को बचाते हो, पेन का मैनेजमेंट करते हो, मतलब उसका दर्द का रिड्यूस करते हो, साथ साथ में उसकी कंडीशन और खराब ना हो उस पर भी ध्यान देते हैं, और उसके किसी एक कंडीशन की वजह से दूसरे की कोई ऑर्गन अफेक्ट ना हो, वो भी आपके फर्स्ट एड के अंदर ही आता है। फर्स्ट एड दे करके ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एड देने के लिए, मतलब फर्स्ट एड देते हैं तो कुछ जनरल चीजों का नॉलेज होना जरूरी होता है कि जैसे नॉर्मल वेट कितना होता है, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है पर्सन का, ठीक है, नॉर्मल जो पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, इनके बारे में, रेस्पिरेशन क्या है, इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके आता है वाइटल साइन के अंदर। ठीक है, वाइटल साइन के अंदर मेनली अपन डिस्कस करेंगे टीपीआर बीपी, मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट अपना है टीपीआर बीपी, टेम्परेचर कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, जो इक्विपमेंट होता है टेम्परेचर लेने का उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसके बारे में सिंपल सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन कि टेम्परेचर क्या होता है आपके। टेम्परेचर क्या है, आपके जो बॉडी के अंदर हीट बनती है और हीट लॉस होता है उसका जो डिफरेंस होता है वही आपके कहलाता है टेम्परेचर या बॉडी का तापमान। बॉडी के अंदर कोई भी चीज आप खाते हो, खाना खाते हो, फूड खाते हो, ठीक है, उसका डाइजेशन होता है, फिर एटीपी बनती है, एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या मिलती है आपको, हीट बनती है। तो हीट बनती है और हीट टूटती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपके टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर लेते किससे है, इक्विपमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर लेने का इक्विपमेंट होता है आपके वो होता है थर्मामीटर। ठीक है,
थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं, उसको मेनली सिंपल भाषा में थर्मामीटर बोला जाता है, मरकरी वाला, मरकरी फ्री, ठीक है, जो भी है। रीडिंग कितनी की हो सकती है उस पर, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 तक उसकी जो होती है फ़ारेनहाइट तक की। और जो टेम्परेचर होता है वो आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के अंदर लिया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। बात करें नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्या बोला, जो हीट बन रही है और हीट टूट रही है उसके बीच का डिफरेंस हो गया, वो टेम्परेचर कहला गया। लेते किससे है, थर्मामीटर से लेते हैं, ठीक है। किन किन यूनिट में ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर कहाँ से लिया जा सकता है, मतलब बॉडी की किन किन साइड से पर्सन के टेम्परेचर ले सकते हैं। ऊपर से बात करते हैं तो कान से पहले जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पेपर आता था तो वहां से क्या होता था, कान से जो ईयर से होता है वो टेम्परेचर लिया जाता था, ईयर से ले सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, माउथ से टेम्परेचर ले सकते हो, मुंह से, ठीक है। उसके थोड़ा नीचे आते हैं तो जो एक्जिला होती है, ठीक है, बगल्स, एक्जिला से टेम्परेचर ले सकते हैं। फिर आपके जो फीमोरल पार्ट है वहां से टेम्परेचर ले सकते हैं, और साथ साथ में रेक्टम से टेम्परेचर लिया जा सकता है, रेक्टल एरिया से। ध्यान देने में क्या चीज योग्य है इसमें कि जैसे माउथ से टेम्परेचर लेते हैं तो जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या माउथ में ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि वो चबाने का या पकड़ने का डर होता है, तो एक्जिला से ज्यादातर लेते हैं। एक्जिला वाले के अंदर क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर आता है उसमें हमेशा एक ऐड किया जाता है, मतलब अगर किसी के एक्जिला से टेम्परेचर लिया, उसका टेम्परेचर आया 38, तो आपको उसमें एक ऐड करना होता है, मतलब 39। क्यों, क्योंकि जो एक्जिला होता है वहां पे स्वेट आता रहता है, नमी बनी रहती है, तो हमेशा एक्जिला से जो भी टेम्परेचर आता है उसमें एक ऐड किया जाता है। और जो आपका रेक्टम होता है तो रेक्टल एरिया के अंदर क्या रहती है, हीट रहती है, ठीक है। हीट रहने की वजह से रेक्टल का जितना भी टेम्परेचर आता है वहां रेक्टल वाले में एक माइनस करते हैं, जो भी टेम्परेचर आता है रेक्टल में एक माइनस करते हैं, एक्जिला के अंदर एक ऐड करते हैं, ठीक है। और मोस्ट जो मतलब रिलायबल मेथड जो होता है या फिर एक्यूरेट जो टेम्परेचर देने का होता है वो आपके रेक्टल एरिया होता है, ठीक है। जो रेक्टल होता है उससे एकदम एग्जैक्ट या रिलायबल मेथड होता है टेम्परेचर लेने का। ये बात होगी अपने टेम्परेचर की। अब कि अगर बॉडी में टेम्परेचर कम होता है, मान लो ठंड वाली जगह है तो टेम्परेचर बॉडी का कम जाता है, कम जाएगा तो भी फीवर आएगा, कंडीशन खराब होगी, ज्यादा जाएगा भी तो फीवर आएगा, कंडीशन खराब होगी। कम जो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपो मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर अगर कम जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है। और अगर 37 से ज्यादा आ रहा है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से ज्यादा आ रहा है तो वो जाता है हाइपरथर्मिया के अंदर। हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना तो बोल दिया हाइपरथर्मिया, और बॉडी का टेम्परेचर घटना या कम होने को बोल दिया हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये बात थी अपने टेम्परेचर की, सिंपल सी। फिर बात करते हैं पल्स की कि पल्स क्या होती है, ठीक करते हैं अपने पल्स की कि पल्स क्या होती है ना। टेम्परेचर हो गया, पल्स के बारे में बात करते हैं। पल्स क्या होती है, आपकी जो हार्ट बीट होती है वही आपकी पल्स है। जो हार्ट बीट करता है 72 बीट पर मिनट होता है वो है आपकी क्या होती है, पल्स होती है, ठीक है। तो पल्स की नॉर्मल बात करें तो 72 बीट पर मिनट होती है हार्ट रेट वाली। रेंज में बात करते हैं तो 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर पल्स की रेंज की बात करते हैं तो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। पल्स में क्या होता है आपके कम ज्यादा होना, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक तो पल्स रेट ज्यादा होती है, एक कम होती है। अगर पल्स रेट आपकी 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होती है तो उसको बोला जाता है टेकिकार्डिया, ठीक है। टेकी का मतलब ज्यादा, कार्डिया रिलेटेड है हार्ट से। अगर जो पल्स रेट होती है वो 100 से ज्यादा जाती है तो उस टर्म को बोलते हैं टेकिकार्डिया। और 60 बीट पर मिनट से कम आती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी यानी कम, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट। 60 से कम आती है पल्स तो ब्रेडिकार्डिया में जाता है, 100 से ज्यादा आती है तो टेकिकार्डिया में जाता है। हार्ट की जो बीट है वही आपकी क्या है, पल्स रेट है, ठीक है। 72 बीट पर मिनट। और रेंज में बात करते हैं तो 60 से 100 बीट पर मिनट। अब पल्स कहाँ से ले सकते हैं, बॉडी में कितनी क्या साइट है कि जहां से पल्स आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, पल्स ले सकते हो। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो पहले आते हैं आपकी टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल पल्स, तो यहाँ से ली जा सकती है। उससे जस्ट नीचे आते हैं तो आपकी कैरोटिड पल्स जो गर्दन के पास होती है वहां से ले सकते हो। उससे नीचे आते हैं तो एपाइकल पल्स, जो 3 और 4 इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है, स्पेस होता है आपके इंटरकोस्टल जो होता है वहां पे होती है आपके लगभग एपाइकल पल्स, ठीक है, हार्ट में, तो वहां से ले सकते हो। उससे नीचे आते हैं तो फिर जो कोनी जहां से फोल्ड होती है वहां पे होती है ब्रेकियल पल्स, वहां से ले सकते हैं।
उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो जो रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर होती है आपकी रेडियल पल्स, उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपकी फीमोरल पल्स, फिर उससे नीचे आते हैं तो आपके जो घुटना जहां से फोल्ड होता है उसके पीछे होती है पोप्लिटियल फोसा, उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो होती है आपकी डोर्सलस पेडिस। ठीक है, ऐसे करके आपकी इतनी पल्स की साइट होती है 8 से 9 जहां से पल्स मीजर कर सकते हैं। मीजर करने का आपका टाइम कितना रहेगा, टेम्परेचर वाले के अंदर भी अगर टेम्परेचर किसी का मीजर कर रहे हैं थर्मामीटर से तो लगभग 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर अपने को लेना होता है। और वही पल्स का रूल है कि लगभग 1 मिनट तक क्या करेंगे, पल्स को चेक करते हैं कि कितनी आ रही है पल्स। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी होगी कितनी, 1 मिनट तक। और बाकी पल्स ऑक्सीमीटर भी आता है, आपके बीपी के अंदर भी ऑप्शन आता है जिसमें पल्स आपकी देखी जा सकती है। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, पालपेट करके भी पल्स ले सकते हो 1 मिनट तक, जितनी भी ये साइट है आपकी। टेम्पोरल होगी, गर्दन के पास कैरोटिड होगी, हार्ट के पास एपिकल होगी, कलाई के अंदर आपके एल्बो के अंदर ब्रेकियल होगी, कलाई में आपकी रेडियल होगी, फीमोरल होगी, पोप्लिटियल फोसा होगी, डोर्सिलस पेडिस होगी। यहाँ से आप पल्स मेजर कर सकते हैं। यह बात होगी अपनी पल्स की। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन को, सीधा सा सिंपल सा समझ लो कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये कहलाता है आपकी रेस्पिरेशन। फिर उसमें भी 2 रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल चलता है, जो एनाटॉमी वगैरह डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। सीधा सा सिंपली सा मतलब रेस्पिरेशन का यहाँ इतना समझ लो कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। बात करते हैं कि रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, तो लगभग 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट या 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट आपके जो रेस्पिरेशन की नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल रेट होती है कि एक जो वयस्क एडल्ट होता है या एडल्ट होता है, जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट होता है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 16 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, अगर 10 से कम आती है ब्रीथ तो क्या बोलते हैं, 24 से ज्यादा आती है तो क्या बोलते हैं। अगर ब्रीथ रेट, सांस दर 24 से ज्यादा आती है तो उसको बोलते हैं टेकिपनिया। टेकी मतलब ज्यादा, पीने का मतलब रिलेटेड है शब्द आपके रेस्पिरेशन से, टेकिपनिया बोलते हैं अगर 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट आती है तो। और 10 से कम आती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन लेने का क्या तरीका है, कैसे ले सकते हैं। एक तो आपके O2 सेचुरेशन की मशीन आती है। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर जो क्या करता है आपके ऑक्सीजन का सेचुरेशन बता देता है। नॉर्मल कितना होता है, 95 से 100%। ठीक है, परसेंट में आता है, 95 से 100% होता है। अब इसमें क्या है कि आप कैसे ले सकते हो कि इंस्पेक्शन करके देख सकते हो रेस्पिरेशन को, है ना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देख करके जांच करना या पता लगाना कि 1 मिनट के अंदर जो चेस्ट है या फिर एब्डोमेन है कितनी बार ऊपर उठ रहा है, कितनी बार नीचे हो रहा है, तो उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन आप चेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात होगी। उसके बाद में है बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो ब्लड की जो भित्तियां होती है या ब्लड की जो दीवारें होती है उन पे लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है आपका। मतलब वेन या आर्टरी जो होती है, वेन या आर्टरी की दीवारों पे जो ब्लड का प्रेशर लगाया जाता है, पल्स क्रिएटेड बाय द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी और वेन। जो ब्लड की दीवारें होती है, जो कोशिकाओं की दीवारें होती है जहां से ब्लड बहता है, आर्टरी और वेन की दीवारें होती है, उन पे ब्लड का लगाया गया प्रेशर आपके ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज की बात करते हैं ब्लड प्रेशर की तो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये आपका नॉर्मल जो होता है ब्लड प्रेशर होता है। इसमें भी 2 कंडीशन होती है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, लेते किसे हैं, बीपी माप, जिस यंत्र का नाम क्या होता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। बीपी लेने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। उससे आपका बीपी लिया जाता है। कैसे लेते हैं, कोई भी पर्सन है उसके क्या करेंगे, जो हाथ है उसको एल्बो से ऊपर जो होता है कफ को बांधते हैं, फिर क्या करते हैं उसको इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करके धीरे धीरे उसका प्रेशर रिलीज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक जगह पे क्या होता है आवाज आती है उसमें डब डब डब। ठीक है, वो आवाज आना स्टार्ट होती है, उसको नोट करते हैं, एक जगह पे वो आवाज आना बंद होती है। 2 चीज होती है इसके अंदर, इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के बाद में। ठीक है, आवाज जहां पर आती है, जहां से आना स्टार्ट होती है, वो तो आपकी होती है सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला, और आवाज जहां आना बंद हो जाती है वो होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 2 चीज होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब 120 जो है बीपी के अंदर वो तो है आपका सिस्टोलिक ब्लद प्रेशर जहां से आवाज आना स्टार्ट होती है, और जो 80 है वो है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जहां पे आवाज आना बंद हो जाती है। तो नॉर्मल रेंज होगी 120/80 mm ऑफ Hg।
अगर ये रेंज 130/90, 140/90 जाती है तो उसको हाइपरटेंशन वाली कंडीशन के अंदर चला जाता है। और अगर ये चीज 80 से नीचे, 90 से नीचे आती है तो वो हाइपोटेंशन के अंदर चला जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम होना, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। ठीक है, स्पिग्मोमेनोमीटर से कर सकते हैं। और लेने का तरीका है ही कि एल्बो पे क्या करेंगे, कफ बांधेंगे, इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते हैं। अब इसके अंदर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। मतलब 120 और 80 के बीच में 40 का डिफरेंस है। ठीक है, 40 mm ऑफ Hg, तो वो होता है पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो आपका क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर, जो 40 mm ऑफ Hg होता है। तो ये बात होगी अपने नॉर्मल वाइटल साइंस की। तो किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि कितना नॉर्मल टेम्परेचर है, कितनी सांस दर होती है, कितना रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, कम हो गया तो क्या बोलेंगे। इन कॉमन चीजों का पता होगा तो फर्स्ट एड देने में वो सही रहेगा, स्किल्स का अच्छे से यूज कर पाएगा और पर्सन की लाइफ को बचा पाएगा। ठीक है, अब अपन बात स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड ही था ये सब कुछ भी। इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है? इमरजेंसी कंडीशन काफी होती है। शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, बर्न वाली कंडीशन हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन में आती है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पहले डिस्कस करते हैं शॉक के बारे में कि शॉक क्या होता है। अब शॉक अलग अलग टाइप से हो सकता है आपके, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, शॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शॉक में क्या है कि कोई भी किसी भी पर्सन को अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मान लो कोई भी इंजरी होगी हाइपरटेंशन की वजह से, इंटरनल हेमरेज हो गया, हेमरेज की कंडीशन में जाने से क्या होगा, वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा पर्सन। और क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, जो उसकी हार्ट बीट है, पल्स रेट है, वो बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज चला जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन रेट होगी उसकी, पल्स होगी, ये क्या करेगी, उसकी बढ़ जाती है। और बॉडी कैसे देखने को मिलेगी, कूल, काम, पेल कलर की। ठीक है, कूल, काम और पेल कलर की, मतलब एकदम ठंडी बॉडी महसूस होगी उसकी। ठीक है, पेल कलर हो जाएगा, थोड़ा येलोइश टाइप का कलर दिखने लग जाएगा। तो वो कंडीशन जाती है शॉक वाली कंडीशन में। अगर इंटरनल कोई किसी के हेमरेज हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो चला जाएगा, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जो पर्सन रहता है वो कैसा रहेगा, कूल, काम और पेल स्किन उसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये शॉक की कंडीशन है। इसमें क्या करते हैं, शॉक वाली कंडीशन के अंदर जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है, उसको फर्स्ट एड देना होता है, जितना पॉसिबल है उसको लाइफ को सपोर्ट करना है। और क्या करना है, तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना है ताकि फर्दर कोई इंजरी ना हो और उसकी जान को बचाया जा सके। फिर शॉक के अंदर बात करें, ठीक है, कि किस किस टाइप के शॉक हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक है आपके, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक है आपके। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया आपके, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। अलग अलग शॉक है जिनके अलग अलग कोज है उनके होने के। अपन मेनली यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक की, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लगता है तो उसमें क्या फर्स्ट एड देते हैं। आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले कि शॉक के मैनेजमेंट को बताओ या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के मैनेजमेंट के बारे में समझाओ। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या है कि कब लगेगा, जब भी कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिक वायर के या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली टच में आएगा या कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। शॉक लगने की वजह से क्या होगा, उसकी जो ब्लड की वॉल्यूम है या फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, डिक्रीज जाएगा, हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर आएगा। उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो लो चला जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में उसको दिक्कत होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। अब अपन मैनेजमेंट इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एड में क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या करोगे, खुद की सेफ्टी। फर्स्ट एड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है, पहले तो खुद की सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बचाने जा रहे हैं, खुद की सेफ्टी का पता ही नहीं, उससे बचाने से पहले खुद पे ही वो चीज कहीं उसी को शॉक लग गया या फिर वही उस कंडीशन में आ गया। तो सबसे पहले तो खुद की सेफ्टी, उसके बाद में पेशेंट की सेफ्टी। सबसे पहले खुद सेफेस्ट जोन में देखेंगे और क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट पावर सप्लाई है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे सेफली। फिर दूसरी चीज होती है, सोर्स को पहचान लिया। दूसरी चीज है उस सोर्स से उस पर्सन को अलग लाना, सेफेस्ट प्लेस के अंदर लाना। मतलब जहां पे उसको कंडीशन खराब है, जहां पे उसको कोई भी शॉक लगा, उस वाले स्थान से लेकर के उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना, ये दूसरा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस चेक करना, हाय हेलो करके देखना कि वो कॉन्शियस है कि नहीं है। ठीक है, वर्बली है कि नहीं है। फिर क्या करते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी अपन ने पल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो क्या करते हैं, कैरोटिड, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं।
और कब तक करते हैं, बात की अपन ने वहां पे नॉर्मल टीपीआर बीपी में कि 1 मिनट तक पल्स को चेक करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कैरोटिड पल्स को 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। 10 सेकंड मैक्सिमम वो उसको चेक करेगा। अगर 10 सेकंड के अंदर आपको पल्स फील हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप फर्दर दूसरा काम करोगे, ना कि उसको 1 मिनट तक ही चेक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में इतना टाइम नहीं है कि आप 1 मिनट तक उसके पल्स को ही चेक करते रहोगे। तो वो एक जो जितना टाइम लगाएंगे उसको बचाने में लगाएंगे, उसको लाइफ सेविंग सपोर्ट्स देंगे। फिर क्या करेंगे, आपका सीपीआर स्टार्ट करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, सेफेस्ट वे में ले आए, पल्स चेक कर ली, पल्स फील हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो क्या करोगे आप, जब तक हॉस्पिटल वाली टीम नहीं आ जाती है, एम्बुलेंस को आप कॉल करते हो वो नहीं आ जाती, टीम नहीं आ जाती, तब तक क्या करते हो आप, लाइफ सेविंग सपोर्ट देते हो पर्सन को, सीपीआर देते हो, माउथ टू माउथ उसको क्या करते हो, उसको रेस्पिरेशन देते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन करके क्या करना है, उसकी स्थिति को मेंटेन करके रखना है ताकि उसको लाइफ को बचाया जा सके, फर्दर कोई इंजरी होने से बचाया जा सके, उसके बॉडी ऑर्गन को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो ये फर्स्ट एड करोगे आप इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के बारे में अभी डिस्कस किया कि बॉडी का टेम्परेचर कम होना। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कोल्ड के अंदर, मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ रहा है, तो वो कंडीशन जाती है हाइपोथर्मिया के अंदर। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, मतलब बॉडी का तापमान कम होना। अब वो कम कैसे हो सकता है, आप लॉन्ग टाइम तक कोल्ड के एक्सपोजर के अंदर हो, मतलब लॉन्ग टाइम से कोल्ड के संपर्क में ही हो, तो आप हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकते हो। ठीक है, सर्दी वाले टाइम पे। तो इनमें होता क्या है कि हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में जाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट वगैरह कम हो जाती है। तो क्या देखने को मिल सकता है, पर्सन के अंदर शॉक देखने को मिल सकता है हाइपोथर्मिया की वजह से। तो हाइपोथर्मिया को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो कि जो भी पर्सन है उसको क्या करेंगे, कोल्ड वाला जो भी पहले से स्थान है वहां से क्या करेंगे, हीट वाले पैलेस के अंदर लेके जाएंगे, वार्मर के पास लेके जाएंगे, ब्लैंकेट वगैरह देंगे, उसको पीने के लिए गर्म चीज देंगे, जैसे हॉट वाटर हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, ये वाली चीजें एप्लीकेबल करेंगे। हॉट वाटर बैग उसके अप्लाई करेंगे, ब्लैंकेट से उसे कवर करेंगे। तो ये कंडीशन कुछ अप्लाई करके क्या कर सकते हो, हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन से पर्सन को बचा सकते हो। और अगर टाइमली इन चीजों का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं किया नहीं होता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो इन वजह से मर भी सकता है। तो आपको फर्स्ट एड के अंदर क्या करना है, उसके लाइफ को खराब होने से उसको लाइफ सेविंग सपोर्ट देना है उसको, जब तक हॉस्पिटल वाली टीम मैनेजमेंट नहीं पहुंच जाती या फिर हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं पहुंच जाता तब तक उसको बचा करके रखना उसकी लाइफ को। उसके बाद में है चिल ब्लेंस और फोर्स बाइट। कि चिल ब्लेंस और फोर्स बाइट क्या होता है, क्या होता है, लॉन्ग टाइम पर कोई भी लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक कोई भी पर्सन अगर लो डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से कम वाले टेम्परेचर में रहता है, तो क्या होता है, जो भी फिंगर्स है हाथ की, पैरों की, उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, वहां पे इचिंग वगैरह होती है। और क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर वो संपर्क में ही है और उसने मैनेजमेंट नहीं लिया तो क्या होता है कि वहां पे ब्लूनेस आने लग जाती है उसके फिंगर्स पे और हाथ पैरों की अंगुलियों पे। ठीक है, सेंसेशन खत्म होने लग जाता है और क्या होता है, ब्लू कलर होने लग जाता है। ब्लू कलर क्यों होता है, साइनोसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से क्या होगा, वहां पे सप्लाई बंद हो जाती है ब्लड की और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बंद होने से क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं, टिश्यू मर जाते हैं। टिश्यू मरने से क्या होता है, वहां की जो फिंगर्स है या फिर जब एरिया है, पार्ट है, वो ब्लू कलर का दिखने लग जाता है, जिसको बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। साइनोसिस होने की वजह से क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। टिश्यू नेक्रोसिस होने से क्या हो सकता है, उस एरिया का एम्पुटेशन भी हो सकता है आपका। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को बॉडी से काट करके अलग कर देना, वो चीज कहलाती है आपके एम्पुटेशन। तो चिल ब्लेंस या फोर्स बाइट की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, रुकने की वजह से बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है। टिश्यू नेक्रोसिस होने की वजह से आपके एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैनेजमेंट नहीं किया तो ये होती है आपकी फोर्स बाइट या चिल ब्लेंस। बचा कैसे जा सकता है, उस सोर्स से उसको अलग करना है, हीट वाले एरिया में लेके जाना है, हॉट वाटर के अंदर उसका हाथ वगैरह या पैर जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसको देना है, ब्लैंकेट से कवर करना है, पीने के लिए उसको गर्म चीजें देनी है, चाय कॉफी, ठीक है, हॉट वाटर वगैरह। और क्या करना है, टाइमली उसको अगर कंडीशन अंडर कंट्रोल है तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचाना है जल्दी से जल्दी ताकि उसे बचाया जा सके। फिर है एनाफाइलेक्सिस।
एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस का सीधा सा मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। अब वो एलर्जिक रिएक्शन आपके जैसे कोई इंजेक्शन लगाया उससे भी देखने को मिल सकता है, कोई आपको बी बाइट कर गया, मक्खी मधुमक्खी काट गई, स्कॉर्पियन बाइट कर गया, ठीक है, या कोई मेडिसिन की वजह से हो गया, तो वो एनाफाइलेक्सिस अलग अलग कंडीशन से, फूड से भी हो सकती है, ठीक है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, तो वो आपके जाता है एनाफाइलेक्सिस के अंदर, जिसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एनाफाइलेक्सिस देखने को मिलता है 4 टाइप से, ठीक है। अपन सिंपल से सीधा सा मतलब समझेंगे, एनाफाइलेक्सिस का मतलब एलर्जिक रिएक्शन होना। एलर्जी किस किस से हो सकती है आपके? एनाफाइलेक्सिस होगा तो क्या क्या देखने को मिल सकता है? एक तो फॉल इन ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज चला जाएगा आपके, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई देखने को मिलेगी। अर्टिकल रेसेस, मतलब आपके जो स्किन वगैरह उस पर क्या देखने को मिलेंगे? रेसेस देखने को मिलेंगे। साथ साथ में डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, अनकॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस दोनों हो सकती है। अब जो एनाफाइलेक्सिस किस किस से हो सकता है, कौन कौन से एजेंट है? मेडिसिन के अंदर जैसे आपके एमोक्सिसिलिन होगी, सिप्रोफ्लोक्सिन होगी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी होगी, ठीक है, नसेट्स हो गई, या फिर कुछ इंजेक्शन हो गए, कुछ एनेस्थेटिक इंजेक्शन हो गए आपके, ठीक है, लिग्नोकेन वगैरह इंजेक्शन में जैसे B1, B2, B6, B12 है, इनसे भी आपको क्या हो सकता है? एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, पेनिसिलिन वगैरह होगी, इंजेक्शन वगैरह हो गए, फूड हो गया, इनसे क्या होगा? आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब जैसे कोई भी चीज ओरली लेते हैं, ओरली लेने पे क्या होता है? लगभग हाफ एन आवर के अंदर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन देखने को मिलता है, आधे घंटे के अंदर। अगर इंजेक्टेबल वगैरह है तो वो तुरंत अपना एनाफाइलेटिक रिएक्शन दिखाती है, ठीक है, अपना एलर्जी का सिम्टम दिखाती है। इन कंडीशन में क्या करते हैं? एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है तो क्या करते हैं? इमीडिएट क्या करते हैं? पर्सन को एंटी एलर्जी मेडिकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, आपके डेक्सामेथासोन हो गया, एविल हो गया, ऐसी कुछ चीजें क्या करेंगे? उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करवाएंगे और क्या करेंगे? उसको लाइफ सेविंग सपोर्ट देते रहेंगे और हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि उसकी कंडीशन को खराब होने से बचाया जा सके। साथ साथ में फिर फर्दर फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? उसको ध्यान में रखेंगे कि किन चीजों से एलर्जी वाली कंडीशन है, किन चीजों से सावधानियां रखनी है, ठीक है। बाकी आपके जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है वो स्कॉर्पियन बाइट से भी हो सकता है, ठीक है, स्टिंग से हो सकता है, कुछ मधुमक्खी वगैरह काट ली उससे हो सकता है। तो इन कंडीशन में क्या करते हैं? इमीडिएटली क्या करते हैं? एविल वगैरह देते हैं, एंटी एलर्जी का इंजेक्शन या मेडिकेशन देते हैं, साथ साथ में डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह के इंजेक्टेबल उसको दिया जाता है, ताकि उसको एलर्जी की कंडीशन को रोका जा सके, मेंटेन किया जा सके। साथ साथ में उसको क्या करेंगे? हॉस्पिटल पहुंचाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। तो वो होता है आपके एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन वाला कंडीशन। उसके बाद में है फॉरेन बॉडी इन ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है आपके सांस लेने का, जहां से सांस आपकी लेने के जो भी है नली है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, विंड पाइप। अब इसमें क्या होता है? विंड पाइप में, ट्रेकिया में अगर कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब बाहर की कोई भी चीज क्या हो सकती है? जैसे कोई बीज हो सकता है, चौक हो सकता है, चॉकलेट वगैरह हो सकती है, कॉइन हो सकता है। वो क्या करते हैं? जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट या टोडलर, मतलब 1 साल से 3 साल तक के बच्चे, तो उनमें क्या होता है कि वो कोई भी चीज ट्रेकिया के अंदर जाके अटक जाती है। अटक जाने के कारण क्या होता है? डिस्निया देखने को मिलता है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलता है, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि प्रॉपर जो ऑर्गन्स है वहां तक क्या होगा? आपका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो डिस्निया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या करेंगे? जो फॉरेन बॉडी है, फर्स्ट एड में क्या करेंगे? बच्चा है, छोटा है, उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा झुका करके क्या करते हैं? जो पीठ होती है उस पर थपथपाते हैं, ताकि क्या करते हैं? उस पर हल्की प्रेशर लगाते हैं कि जो भी कोई भी फॉरेन बॉडी ट्रेकिया के अंदर गया है तो वो प्रेशर से निकल जाए, ठीक है, ये करते हैं। अगर ये वाली कंडीशन बैठ पाती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? फर्दर आप उसको जो भी है फिजिशियन के पास लेके जाओगे, वो चेकअप करेगा। दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा कोई बड़ा है, टोडलर से ज्यादा बड़ा है, तो क्या होता है? फॉरेन बॉडी ट्रेकिया के अंदर एक मेनवर होता है जिसको बोलते हैं हेमलिच मेनवर, ठीक है। हेमलिच मेनवर में क्या होता है? जैसे मैं खड़ा हूं सीधा, तो मेरे पीछे दूसरा बंदा आएगा, दूसरा इंसान आएगा, और क्या करेगा? वो मेरी जो रिब्स है उस रिब्स से नीचे क्या करेगा? नेवल जो नाभि है वहां तक क्या करेगा? रिब्स को बचा करके क्या करेगा? मेरे को पीछे से अपने हाथों से पकड़ लेगा, दोनों से पकड़ के क्या करेगा? मेरे को प्रेशर के साथ में ऊपर उठाएगा। अपने प्रेशर से ऊपर उठाने से क्या होता है कि जो डायफ्राम है या जो एब्डोमेन है उससे प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से डायफ्राम पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से क्या होगा? जो रेस्पिरेशन है या जो सांस है वो क्या करेगी? प्रेशर के साथ में बाहर आएगी। तो बाहर आने की वजह से क्या होता है? जो भी ट्रेकिया के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाते हैं, तो वो कंडीशन होती है आपकी हेमलिच मेनवर, ठीक है।
एक पर्सन आएगा, पीछे से सपोर्ट करेगा, दोनों हाथों से पकड़ेगा और प्रेशर के साथ में उठाएगा इंसान को। उठाने से क्या होगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से जो भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है वो आपके बाहर आ जाएंगे। जो तरीका होता है इसको बोलते हैं हेमलिच मैनूवर, जो फॉरेन बॉडी इन द ट्रेकिया के अंदर किया जाता है आपके। ठीक है, ये सिंपल सा चैप्टर था इतना आज का। जो भी बच गया वो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर डिस्कस किया जाएगा।